हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 5 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, ऑडियो क्लियर है सभी लोग? चलिए, अंजीत जी कह रहे हैं जी सर क्लियर है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ठीक, अंजलि जी भी कह रही हैं एवरीथिंग इज ओके। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कल हमने संविधान पढ़ा था। आज हमारी जो डेमो क्लास है वो ज्योग्राफी की डेमो क्लास रहेगी। ठीक है ना, आज रहेगी हमारी ज्योग्राफी की। आज हमने स्टडी करनी है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया की स्टडी करनी है कि भारत का जो भौतिक मानचित्र है, ठीक है ना, भारत के भौतिक मानचित्र को पढ़ना है हमने। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का भौतिक मानचित्र। भारत का भौतिक मानचित्र, तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो भौतिक रूप से भारत को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो भारत को फिजिकल बेसिस में 5 प्रकार से वर्गीकृत या 5 भागों में आप कह सकते हैं कि बांटा गया है। तो भारत की जो भूमि है उसको भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 तरह से, 5 टाइप्स, 5 प्रकार से भारत को भौतिक रूप से बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं भारत को भौतिक रूप से किस तरह से बांटा गया है। तो अगर इंडियन मैप को आप देखते हैं, कुछ इस तरह से कुछ इंडियन मैप आपका बना हुआ है। ये कुछ इस तरह से भारत आपका बना हुआ है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले तो आपके आते हैं ये, जिसे कहा जाता है हिमालयाज। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका कौन सा? तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसको आप कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो इसे उत्तरी पर्वत या फिर इसे हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के नाम से। ठीक है, हिमालय के बाद अगर आगे की बात की जाए तो इसके बाद एक हिस्सा यहाँ पर है आपका, एक खूब बड़ा हिस्सा है, बहुत ठोस एरिया है भारत का, जिसे कहा जाता है दक्कन का पठार या दक्षिण भारत का पठार। ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर पे आता है साउथ इंडियन प्लेटू। इससे पहले आता है आपका ये हिस्सा, इससे पहले आपके ये आते हैं मैदान, भारत का जो मैदानी क्षेत्र। ठीक है, या इसे कहा जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो उत्तर भारत के मैदान दूसरे नंबर का। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के जो मैदान है उन्हें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे जिसे कहा जाता है साउथ इंडियन प्लेटू, दक्षिण भारत का पठार। साउथ इंडियन प्लेटू जिसे कहा जाता है दक्षिण भारत का पठार, और जिसे एक बार में डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार भी कहा जाता है। तो डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार भी कहा जाता है जिसे। ठीक है ना, तो पहला हिमालय हो गया, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र,
और सिंधु नदी के मैदान हो गए। तीसरा दक्कन का पठार, दक्षिण भारत का पठार हो गया। चौथा हो गया यहाँ पर जिसे आप लोग कहते हैं थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, चौथे नंबर पे हो गया ये थार, जो कि एक मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है, और पांचवा हो गया यहाँ पर जो द्वीप समूह है भारत के, ये पांचवा हो गया। यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो पांचवा भाग हो गया भारत का द्वीप समूह, जिसको कहते हैं आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। तो भौतिक रूप से भारत को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, या फिर भौतिक रूप से भारत को 5 भागों में क्या किया गया, बांटा गया। तो भौतिक रूप से भारत को अगर पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 5 भागों में भारत को भौतिक रूप से बांटा गया है। भाई तो ये चीज आपने सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहला भाग पढ़ना है आज नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स, जिसे आप कहते हैं हिमालय। तो आज हमने हिमालय की स्टडी करनी है, वो भी डिटेल स्टडी। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो आज हमने पढ़ लेना है हिमालय। हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, तो हिमालय के बारे में सबसे पहली चीज याद रखेगा कि यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है, इन्हें कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन। तो इन्हें हिंदी में नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत। तो यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोल्ड पड़े हुए हैं। फोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि मोड़दार पर्वत, मोड़दार, इस तरह से मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो कैसा पर्वत है हिमालय, मोड़दार, नवीन और वलित पर्वत है। तो हिमालय नवीन और वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है हिमालय। ठीक है ना। देखिए आपको पता ही है कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। ये प्लेटें थी, 2 प्लेट्स थी। ठीक है, 2 प्लेटें थी, एक इधर को मूव करी, एक इधर को मूव करी। ठीक है ना। एक का नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट थी, और एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन के बीच में टक्कर हुई। इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, पानी जो था वो भरा हुआ था, जिसे आप टेथिस सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेथिस सी। तो टेथिस सागर के नाम से जिसे जाना जाता है, टेथिस सागर। तो इन दोनों के बीच में, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। तो सागर के नीचे आप जानते हैं बहुत ही कूड़ा कचरा, अवसाद, बहुत सारी चीजें होती है, चट्टाने, कूड़ा कचरा। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आई, तो बीच में जितना भी कूड़ा करकट या अवसाद था, उसमें क्या हुए, उसमें फोल्ड पड़ने शुरू हो गए। ठीक है ना, उसमें क्या पड़ने शुरू हो गए, फोल्ड पड़ने शुरू हो गए, और फोल्ड पड़ते गए, और कैसा पर्वत बन गया, फोल्ड पर्वत, एक मोड़दार पर्वत बन गया, जिसमें कई परतें चढ़ी हुई थी ऊपर। ठीक है, क्या बन गया, एक मोड़दार पर्वत बन गया, जिसे आप लोग आज की डेट में हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो हिमालय, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की क्रस्ट की ऐसी 2 मेजर प्लेटें कौन सी थी जिनके बीच में टक्कर होने से हिमालय बना हुआ है, तो देखो 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, तो देखो क्योंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें थी, समान घनत्व की प्लेटें थी, तो कोई भी प्लेट सबडक यानी कि नीचे नहीं धसी। तो दोनों प्लेटों ने एक दूसरे का जमकर मुकाबला किया, विरोध किया, और बीच में जितना भी कूड़ा करकट अवसाद था, उसने क्या कर दिया, पर्वत का रूप ले लिया। ठीक है, तो जिस जगह टेथिस सागर था, उस जगह हिमालय पर्वत बना। ठीक है ना, याद रखेगा। तो टेथिस सागर के ऊपर उठने से ही क्या करा, हिमालय पर्वत। और पृथ्वी की क्रस्ट की
दो मेजर प्लेटें कौन सी थी, तो याद रखिएगा यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी जिनके बीच में टक्कर हुई थी और टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो टक्कर होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अगर हिमालय की मैं बात करूं, चलिए हिमालय के मोरदार पर्वतों की अब बात करते हैं। देखिए हिमालय में सबसे पहले है यहाँ पर कराकोरम पर्वत। कराकोरम पर्वत, ठीक है। फिर है लद्दाख पर्वत। फिर है यहाँ पर जांस्कर पर्वत। तो कराकोरम और लद्दाख और जांस्कर, इन तीनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के परे, हिमालय के बाद, या हिमालय से पहले का बना हुआ। तो ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ हिमालय से परे, या हिमालय को क्रॉस करने के बाद, या हिमालय के बाद, या फिर हिमालय से पहले बना हुआ, उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीन पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद फिर हिमालय पर्वत यहां से शुरू होता है। अब हिमालय पर्वत यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है, तो हिमालय तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कौन सा हिमालय आता है, तो सबसे पहले जो हिमालय है इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय पर्वत। सबसे पहले नंबर पे जो आता है इसे कहा जाता है महान हिमालय। और ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, और भूटान के बाद लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद महान हिमालय पर्वत के नीचे हिमालय की एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मिडल हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। अब मध्य हिमालय कुछ हिस्सों में टूटी हुई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, मध्य हिमालय कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में टूटा हुआ पर्वत है। ठीक है, ये लगातार नहीं चलता, टूटा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, इसके बाद मध्य हिमालय के बाद आता है सबसे नीचे आउटर हिमालय। इसके बाद आता है आउटर हिमालय, जिसे कहा जाता है बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले महान हिमालय। ठीक है, फिर अब देखो, अब एक चीज याद रखनी है आपने, तो ये महान हिमालय, मिडल हिमालय कई भागों में पटा पटा हुआ है। ठीक है, अब अगर पहले नंबर पे मैं बात करूं ग्रेट हिमालय की, महान हिमालय पर्वत की, तो देखो महान हिमालय के बारे में कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ग्रेट हिमालय जो पर्वत है उसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। तो महान हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है
वो 6000 मीटर है। 6000 मीटर ऊंचा हिमालय पर्वत है। और ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊंचा पर्वत, तो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड हिमालय पर्वत। ठीक है, अच्छा। अब ग्रेट हिमालय को याद रखिएगा, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, महान हिमालय पर्वत। ठीक है, अब मिडल हिमालय जो है ना, मिडल हिमालय, जिसे लेस्टर हिमालय, लघु हिमालय भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मिडल हिमालय, जिसे लेस्टर हिमालय। दूसरे नंबर पर आता है मिडल, मध्य हिमालय, मिडल जिसे लेस्टर हिमालय भी कहा जाता है, मध्य या फिर लघु हिमालय। तो देखिए मिडल हिमालय जो है ना, मिडल हिमालय, ये 4 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आप देख ही रहे। तो देखो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसे टूए के नाम से जाना जाता है, टूए या फिर पीर पंजाल के नाम से। तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धौलाधार पर्वत, मध्य हिमालय को। इसके बाद ये उत्तराखंड में जाता है, टूसी। ये था टुब्बी, धौलाधार का मतलब है टुब्बी, टूसी। उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाग टिब्बा। और अगर आप जाएंगे नेपाल, तो नेपाल में इसे टूडी कहा जाता है। नेपाल के अंदर, नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, महाभारत पर्वत श्रेणी। कुछ भागों में टूटा हुआ है। तो देखो मध्य हिमालय, जिसे जम्मू कश्मीर में टूए पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में टूबी धौलाधार, उत्तराखंड में टूसी नागटिब्बा, और नेपाल में टूडी यानी कि महाभारत पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? महाभारत रेंज नेपाल के अंदर, मिडल हिमालय। और मिडल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर के 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है। और मैक्सिमम जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सारे के सारे मिडल हिमालय में मिलते हैं। ठीक है ना। तो मिडल हिमालय में मैक्सिमम क्या मिलते हैं आपको? हिल स्टेशन, इसी पर्वत में। ठीक है, और 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट मानी जाती है मिडल हिमालय। ठीक है, और ये पूरा ही पर्वत कहां से लेकर के कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है पर्वत। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के। अब लास्ट में आता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय तो बाहरी हिमालय। लास्ट में आता है तीसरे नंबर पे आउटर हिमालयाज, आउटर बाहरी हिमालय। तो आउटर हिमालय को शिवालिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आउटर हिमालय को शिवालिक्स के नाम से भी जानते हैं आप लोग, बाहरी हिमालय। और हिमालय की ज्यादातर जो आबादी है ना वो इसी पर्वत श्रृंखला पर निवास। हिमालय की सबसे ज्यादा आबादी आपको बाहरी हिमालय पर मिलेगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहीं पर आपको ज्यादा आबादी मिलेगी, जो कि बाहरी हिमालय है। क्या है? बाहरी हिमालय। तो बाहरी हिमालय पर ही, और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1300 मीटर तक। तो इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1300 मीटर तक है। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 900 से 1300 मीटर तक
स्थित है आपका कौन सा, हिमालय, आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। अब अगला क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक इसकी टोटल जो लेंथ है कितनी है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक याद रखेगा 2500 किलोमीटर लंबा है हिमालय पर्वत, ठीक है ना, 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वत लंबा है, ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो हिमालय पर्वत कितना 2500 मीटर लंबा है। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन और यहां से, देखिए यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु या फिर इंडस रिवर जिसे आप कहते हैं, इंडस रिवर, ठीक है, या हिंदी में जिसे सिंधु कहा जाता है, ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो क्वेश्चन बनता है अब कि हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में, देख रहे हैं हिमालय स्थित है, तो हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के बीच में और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय सिचुएटेड है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय स्थित है। अब देखो इसकी कुछ चोटियां हैं, ठीक है ना, देखो जैसे कि आप लोग कुछ चोटियां देख रहे होंगे, एक तो इस पर्वत की एक ये चोटी है जो कि सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है, पश्चिमी सॉरी, सबसे पश्चिमी यानी कि सबसे वेस्ट की तरफ, और एक है यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये है सबसे पूर्वी चोटी, इसकी सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर होगा आपको, अब जरा चोटियों की बात कर लें, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं हिमालय की, हिमालय की जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हिमालय पर्वत। देखिए अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यही चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अगर कुछ भी यहां तक समझ में ना आया हो तो जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर है सब कुछ। चलिए ठीक है, शिवानी खंडूरिया जी का जवाब आया यस। चलिए ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं भाई, और लोग भी थोड़ा एक्टिव रहे क्लास में, अगर आए हैं तो प्लीज थोड़ा जवाब वगैरह दें, आप लोग भी क्लास को एंगेज रखो थोड़ा बहुत, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग क्लास में ही हो, ठीक है, कि आप बाहर नहीं हो, ठीक है। देखो चोटियां क्या होती है, पीक्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं, ठीक है ना, चोटियां किसे कहा जाता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक चोटी है, ठीक है, तो ये होगी ये कोई सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये पूरा पर्वत बना रही है, ठीक है, देखो ये इस तरह से एक पर्वत बन जाता है, ठीक है ना, ये पूरा पर्वत है, तो ये जैसे कि सबसे ऊंची चोटी हो गई हिमालय की, जिसे आप माउंट एवरेस्ट बोलते हो, है ना, ये सेकंड हाईएस्ट होगी, ये फर्स्ट सबसे ऊंची, ये सेकंड हाईएस्ट होगी, इसको थर्ड हाईएस्ट मान लेते हैं, थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं इसको, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट मान लेते हैं इसको, इसको छोटा छोटा कर देते हैं ना, हाँ ठीक है। तो जैसे कि सबसे ऊंची तो आप जानते हैं हिमालय की कौन सी चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर, कहां पर, नेपाल में स्थित है। अब देखो हमने खैर सबसे ऊंची चोटी की बात बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हम पूरी पश्चिमी तरफ की सबसे पश्चिमी चोटी, और इस तरफ आ जाएगी सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पीक, तो सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है याद रखिएगा नंगा पर्वत, ठीक है ना, उसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8,186 मीटर, तो 8,186 मीटर, और याद रखिएगा ये पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है,
पाक अधिकृत कश्मीर में। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जो कि नंगा पर्वत पीओके में स्थित है 8,126 मीटर ऊंची है। और सबसे पूर्वी चोटी पूछी जाए, सबसे पूर्वी चोटी, तो ये है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा 7,756 मीटर ऊंची है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी 7,756 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो तिब्बत, तिब्बत या चाइना कुछ भी बोल सकते हैं। तिब्बत चाइना में स्थित है, ठीक है ना, क्योंकि आज की डेट में तिब्बत नाम का तो कोई देश है ही नहीं। तिब्बत जो टेरिटरी है वो चाइना के कंट्रोल में। तो नामचा बरवा जो कि तिब्बत या चाइना में है, तो ये है, ठीक है। अब देखो टॉप 3 पीक्स की अगर मैं बात करूं, हिमालय की टॉप 3 पीक्स, हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट जो चोटियां हैं, तो सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट, इसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। तो इसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर। वैसे तो 0.648 भी है, लेकिन पॉइंट का चक्कर छोड़ दो, बस 8,848 मीटर याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है ना, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। मतलब वैसे तो तिब्बत के बॉर्डर पे है, लेकिन तिब्बत को छोड़ दीजिए, आज की डेट में कोई देश है ही नहीं रिकॉग्नाइज करने के लिए, कोई देश मान्यता ही नहीं दे रहा तिब्बत को। और वैसे भी तिब्बत का कब्जा पूरा चाइना का ही कब्जा है तिब्बत पर, ठीक है ना। तो तिब्बत तो भूल ही जाओ। तो याद रखिएगा नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। अब नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। दरअसल माउंट एवरेस्ट, देखो एवरेस्ट एक सरकारी व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज थे, जब वो भारत में थे ना, तभी उन्होंने सारी चोटियों का परीक्षण किया था। तो इसीलिए उन्होंने परीक्षण किया था, तो इसलिए माउंट जो एवरेस्ट जो पीक थी उसका नाम माउंट एवरेस्ट उन्हीं के नाम पर रखा गया। इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में रह करके सारी चोटियों का परीक्षण किया। तो नेपाल में इसे सागर माथा, तो माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसे सागर माथा। और तिब्बत या चाइना की बात करें तो तिब्बत या चीन में इसे चौमो लोंगुमा कहा जाता है, चौमो लोंगुमा, ठीक है। तो नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में इसे चौमो लोंगुमा के नाम से जाना जाता है। सर सेशन इज गोइंग वेल, बट क्या आप हमें रिटर्न नोट्स दोगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे, रिटर्न नोट्स बिल्कुल दिए जाएंगे। लेकिन मैं बीइंग अ टीचर आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आप लोग चीजों को खुद लिखेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चीजें आप जितनी लिखेंगे ना उतनी आपको ज्यादा याद होगी। बीइंग अ टीचर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है नोट्स प्रोवाइड करवाने में, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप भी लिखेंगे ना मेरे साथ, तो आपकी क्वेश्चन को क्रैक करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी माउंट एवरेस्ट की बात, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है K2। सेकंड नंबर पे आती है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी हाइट 8,611 मीटर है और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये याद रखिएगा कराकोरम रेंज में पीओके में स्थित है, ठीक है ना, कराकोरम रेंज में पीओके में, कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड
तो विश्व की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और भारत की सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, K2। याद रखिएगा, पीओके में स्थित है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला में, यानी कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि है माउंट कंचनजंगा। तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा। तो तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर इसकी हाइट है, माउंट कंचनजंगा की, ठीक है। और ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। तो सिक्किम और नेपाल के की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है माउंट कंचनजंगा, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सॉरी थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखो अगर मैं इसको हटा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो जरा बढ़िया नहीं बनाया, ठीक है, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है, ये है कराकोरम, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, इसका नाम है K2। दरअसल ये पीओके में स्थित है, फिजिकली भारत में है नहीं, मतलब डिस्प्यूटेड इज डिस्प्यूटेड। अब बात करूं मैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा भैया यहाँ पर है, ठीक है ना, कंचनजंगा यहाँ पर है। तो यहाँ पर भैया नेपाल है और यहाँ पर इंडिया है। तो मतलब ये भी थोड़ी सी डिस्प्यूटेड होगी, समझ रहे हैं? क्योंकि नेपाल कह रहा है मेरी टेरिटरी में है, भारत कह रहा है मेरी टेरिटरी में है, क्योंकि बॉर्डर पर है पीक। अब चोटी पर लगातार कोई सेना देख के तो खड़ी नहीं रख सकता, ये मेरे कंट्रोल में ही है, चोटियों पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो भारत में तो ये भी थोड़ी सी विवादित हो जाती है कंचनजंगा। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी जिस पर कोई विवाद नहीं, तो उस पर्वत चोटी का नाम है नंदा देवी पीक, जो कि यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना, ये चोटी जिसका नाम है नंदा देवी पीक। तो नंदा देवी पीक या चोटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो ये भारत की सबसे ऊंची ऐसी चोटी जिस पर कोई विवाद नहीं, ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची ऐसी चोटी जिस पर कोई विवाद नहीं है, तो इंडिया हाईएस्ट पीक, देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई विवाद, जिस पर कोई विवाद नहीं, ठीक है ना। और जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है, जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र या सीमा में है। और अगर आपसे नंदा देवी पीक की हाइट पूछी जाए, तो 7,817 मीटर। तो नंदा देवी की हाइट है 7,817 मीटर ऊंची नंदा देवी पीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी। तो ये भारत की ऐसी सबसे ऊंची चोटी है जो कि फिजिकली भारत के अंदर है, ठीक है, फिजिकली भारत के अंदर है। तो देखिए जल्दी से बताइए, अगर कोई यहां तक कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है, ठीक है। हाँ लिख रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जी जी ने भी सही बताया।
अब जरा इस फोटो पर आ जाइए, देखिए ये आपके ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, माउंट केटू कराकोरम पर्वत श्रेणी में पीओके में स्थित है। ठीक है, ये आपकी माउंट राकापोशी है 7,788 मीटर, जो कि लद्दाख माउंटेन रेंज पे है। ये सबसे देखिए पूर्वी नंगा पर्वत, ठीक है ना, ये नंगा पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हो ये आपकी कंचनजंगा है, अभी भी पढ़ाई गई है। ठीक है, ये नेपाल में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। अब ये देखो लाल रंग में जो आपको हिमालय दिख रहा है, ये कौन सा हिमालय है? तो लाल रंग में ग्रेट हिमालय है, ग्रीन कलर में बीच में जो है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है ये आउटर हिमालय। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तराखंड में दिख रहा होगा कॉमेट चोटी है। ठीक है, नंदा देवी पीक है, बंदर पूंछ है 6,320 मीटर, ये तीनों की तीन उत्तराखंड के अंदर है। मकालू पर्वत, ये जरूर याद रखिएगा। सर कमीशन के लिए बुक कौन सी ले प्लीज बताएं। बेटा 5 मिनट बाद डिस्कस कर दूंगा मैं सारी चीजें आपको, ठीक है, बस खत्म कर रहा हूँ, तो जरा बस थोड़ा सा हिमालय खत्म कर दूं, इसके बाद मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो बस मेरे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये मकालू पर्वत है। ठीक है, और जैसे कि सबसे पूर्वी हिमालय की चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा 7,756 मीटर। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ अन्नापूर्णा 8,091 मीटर कहाँ पर है, तो नेपाल में है। चोयू कहाँ पे है, तो ये भी नेपाल में है। कंचनजंगा ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये कुछ हिमालय की चोटियां हैं, बाकी सारी चीजें मैं आपको हिमालय में कराई चुका हूं। ठीक है, तो बस हिमालय में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, हिमालय में इतना ही याद रखना है, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा पासिस वगैरह है, वो हम अगर कोर्स करेंगे, आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग फिर सारा कुछ कराएंगे हिमालय के पासिस वगैरह। ठीक है, अभी तो 2-3 दिन और डेमो क्लासेस चलेंगी इस बैच की, फिर जो लोग एनरोलमेंट लेंगे फिर कंप्लीट बैच। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, देखो तो आप कुछ बुक्स खरीद सकते हो। ठीक है, देखो पॉलिटी के लिए आप खरीद सकते हो एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत ये किताब खरीद सकते हो। ठीक है भाई, ये ये रही भाई एम लक्ष्मीकांत, और ये 6th एडिशन है इस बुक का। ठीक है, ये किताब आप खरीद सकते हो, इससे आपका टीजीटीआर कमीशन का पेपर पॉलिटी का सेक्शन 20 क्वेश्चंस आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो एम लक्ष्मीकांत, और कौन सा एडिशन लेना, 6th एडिशन ले। इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी तो 11th, ठीक है ना, 11th के साथ 10th, ठीक है ना, 10th के साथ 9th और 12th, तो 9, 10, 11, 12 ये एनसीईआरटी पढ़ लो बस, और पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट ईयर का जो सारा पेपर आया है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी से आया। 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, सारा पेपर रिलेटेड है, तो आप ये पढ़ सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है ना, 9, 10, 12 ये भी मस्ट है पढ़नी। ठीक है, इसके बाद अगर हिस्ट्री की बात आए, हिस्ट्री के लिए आप 6 to 8 एनसीईआरटी और 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा आपको हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए पढ़नी पड़ेगी आर एस शर्मा की किताब। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सतीश चंद्रा की किताब, अगर सही में आपको टीजीटी का पेपर क्रैक करना है। और मॉडर्न के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये किताब, देखिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो कि आईपीएस राजीव अहीर ने लिखी है, तो ये किताब पढ़नी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब है, राजीव अहीर ने लिखी है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहीर साहब ने लिखी है, ये किताब आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन आएगा आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का। अर्थव्यवस्था कहां से पढ़नी है, अर्थव्यवस्था के लिए आप लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए, यार क्या था उस बुक का नाम, इंडियन इकोनॉमी के लिए वैसे आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है ना,
12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सफिशिएंट है। और इसमें एक राइटर था, मेरे ना ध्यान थोड़ा सा स्किप हो रहा, ठीक है ना। और हिस्ट्री के लिए ना आपको एक किताब और जोड़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर की किताब, आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा नितिन सिंघानिया से। नितिन सिंघानिया से आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना हिस्ट्री के लिए इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हिस्ट्री का पोर्शन डील कर पाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद हिमाचल जीके के लिए तो आप आकाश की, जगमोहन बलोखरा की, जो आपका मन करे, हिमाचल दर्पण या जगमोहन बलोखरा, जो आपका मन करे, द वंडर, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे। लैंग्वेज वैसे हिमाचल दर्पण की आसान है एज कंपेयर टू जगमोहन बलोखरा, तो कोई भी ले सकते हो हिमाचल जीके के लिए, चाहे तो जगमोहन बलोखरा ले सकते हो और चाहे हिमाचल दर्पण खरीद सकते हो, ठीक है। ये हो गया। करंट अफेयर्स तो चलो मैगजीन कोई भी ले सकते हो आप, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। जनरल जो साइंस आएगी वो तो बड़ी सिंपल सी आती है, और आप उसको किसी भी किताब से, जो भी 6 to 8 क्लासेस है एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा आपका, हाँ, अच्छा, इसके बाद आपका साइकोलॉजी का सेक्शन बचता है। देखो साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी वैसे तो देखो इस सब्जेक्ट में मैं डील नहीं करता, हमारी भी मैडम आती है वही पढ़ाती है, और जनरली लिटरली बताऊं तो मेरे को सोर्स भी नहीं पता साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ती है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए आप लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए बुक पढ़ सकते हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। ये किताब आप लोग पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। हिंदी ग्रामर के लिए आप लोग 12th क्लास की जो सीबीएसई की किताब है वो पढ़ सकते हो आप लोग। सर बीएड की साइकोलॉजी, हाँ, अब मेरे को नॉलेज नहीं है देखो साइकोलॉजी की फिलहाल तो, कोई भी तरह की, क्योंकि मैं पढ़ाता ही नहीं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा, तो जो मेरे सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा तो देखो बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत रीजनिंग का सेक्शन आता है, वो तो बड़ा आसान सा आता है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ना टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, तो ये सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी ही पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते। बाकी देखो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो ये कोर्स भी ले सकते हो, अगर ये कोर्स आप लोगे तो आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। फिर मेरी गारंटी है कि पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजी और हिंदी ग्रामर दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, बाकी जीके पूरा मैं डील करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का बैच, रेगुलर पेड बैच हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अभी 2 दिन और डेमो क्लासेस चलेंगी, बाकी जो लोग आज नए जुड़े होंगे ना वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, यहीं पर लगभग 7 से 8 रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको 8-10 मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर और भी चाहिए होंगी तो मुझे बता देना, यूट्यूब पे कम से कम 15-20 वीडियोस डली हुई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एफबी पेज पर भी 7-8 वीडियोस डली हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कल हमने पॉलिटी का डेमो लिया था, आज हमने ज्योग्राफी का लिया है, कल दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे कोई, ठीक है। और रियलिटी बताऊं तो अगर आप बैच परचेज करेंगे, सारी जिम्मेदारी मेरी है। देखो हमारी गारंटी है कि अगर पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया ना तो फुल फीस रिटर्न हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होगा ही, क्योंकि सारे के सारे जो बुक्स है ना आपको सारी कवर करवाई इसमें, इस कोर्स में, ठीक है। तो और कोई डाउट है आपका कोर्स के रिगार्डिंग तो प्लीज बताएं आप लोग, ठीक है। तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, या देखेंगे मंडे से स्टार्ट कर देंगे 4 अप्रैल से, ठीक है। बाकी 3-4 दिन और डेमो ले लेते हैं सैटरडे तक। तो कोई डाउट है तो भाई आप लोग बता सकते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में। देखो इस कोर्स का मैं आपको बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, फुल कोर्स की फीस अप्रोक्सीमेटली 7 महीने का कोर्स है, 7 मंथ्स का, ठीक है। क्योंकि टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, 1-2 महीने 3 महीने में पूरा होने वाला है नहीं। डेली 2 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, पूरे 1 ईयर तक, 1 साल तक आप जितनी मर्जी बार चाहो उतनी मर्जी बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो,
वीकली वीकेंड्स पर हर सैटरडे को क्विज भी रखी जाएगी, ठीक है, इसमें लाइव सेशन होगा क्विज का, जैसे अभी मैंने फोटो अटैच की थी ना, ऐसे ही क्विज का भी लाइव सेशन होगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, सभी सब्जेक्टों के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 7 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का, ठीक है, मिनिमम है, 8 भी जा सकता है ये, ठीक है। देखिए फुल कोर्स की फीस रहेगी 8,000 रुपीज, फुल कोर्स की, और इसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, ठीक है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 5,000 और प्लस 3,000, 2 इंस्टॉलमेंट में। और अगर आप मंथली परचेज करना चाहते हो तो देखो मंथली बेसिस पर 1,500 रुपीज पर मंथ फीस है, ठीक है। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है, लेकिन देखो पूरा गारंटेड बैच है कि अगर आप इस बैच को परचेज करेंगे तो आप गारंटेडली निराश नहीं होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। बिल्कुल निराश नहीं होंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, अभी आर्ट्स कमीशन का एक बैच चल रहा है जिसमें लगभग 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं और सभी बहुत खुश हैं, ठीक है। तो गारंटेडली सिलेक्शन बैच है, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं इस बैच को तो इतना कह सकते हैं कि पढ़ाया हुआ ही आएगा आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी सिलेक्शन की भाई जिम्मेदारी देखो आप लोगों की है। सर जी मंथली फीस में रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स मिलेंगे या नहीं? बेटा सब कुछ मिलेगा मंथली में, चाहे आप कंप्लीट लें, लेकिन बस एक चीज रहेगी, अगर आप लोग एक एक दो दो महीने पढ़ के स्किप करेंगे ना तो उस बेसिस पे हम कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। मतलब 2 महीने पढ़ा आपने फीस पे की तो 2 महीने तक तो आप लाइव भी देख पाएंगे, रिकॉर्डेड भी, बीच में स्किप करके जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो मिल चुका होगा ना रेगुलर क्लासेस के साथ वो तो मिलता ही रहेगा, वो तो जो चला गया चला गया। रिकॉर्डेड भी आप उस दौरान जितनी मर्जी बार देख सकते हो, लेकिन आप 1-2 महीने पढ़ के कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो कहते हैं सर हमें 2 महीने की देखने दो। अब देखो क्लासरूम आईडी पे एक बार इनरोलमेंट होगी, या तो बच्चा फिर सारी क्लासेस देखेगा जो चलती रहेंगी, या फिर कोई भी नहीं देख पाएगा। तो अगर बीच में स्किप करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मंथली में मिलेगा आपको सब कुछ, कंप्लीट कोर्स लेंगे 7 से 8 महीने का, तब आपकी भी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों की वैलिडिटी भी 1 साल की रहेगी। देखो हम लोगों ने इस 8,000 को भी 2 इंस्टॉलमेंट में इसीलिए किया है क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो एक साथ पे भी नहीं कर पाते। तो देखो मेरी तो सजेशन यही है कि आप ये लोगे ना तो आपको बेनिफिट इसी में होगा, क्योंकि 8 महीने में या 7 महीने में तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि हमारा बैच जनवरी में स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी को, और अभी तक उनका 50% ही मान के चलो, 50% भी पूरा नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली 40% सिलेबस हुआ उनका। तो जनवरी फरवरी मार्च वैसे तो 3 महीने हुए, मे भी हो सकता है 7 से 8 महीने में। तो अगर 7 से 8 महीने का लगभग आपको 10,500 से 12,000 के बीच में कोर्स पड़, ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ रहा है आपको, ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल पड़ रहा है आपको। और फीस भी पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 45 डेज में देनी है, 45 डेज में। वैसे भी 3 महीने में आप स्टार्टिंग से लेकर के 1,500 1,500 1,500 इन 45 दिनों में भी आप 4,500 तो वैसे ही पे कर दोगे, तो तब तक आपको थोड़ा सा ही पड़ेगा ये, लेकिन ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है, देखो आप जैसे मर्जी लेना चाहें। तो 1-2 दिन और चलेंगी डेमो क्लासेस, ठीक है। तो और कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं, तो फिर हम पैकअप करते हैं क्लास का और कल मिलेंगे आप लोगों से। तो कल 5 बजे रहेगी आप लोगों की क्लास, ठीक है, इसी समय जिस समय आज हुई थी। तो कल भी इसी समय मिलेंगे हम लोग, ठीक है, 5 बजे। कल देखते हैं किसी और सब्जेक्ट की क्लास में, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू आप सभी को, और कल मिलते हैं 5 बजे इवनिंग, ठीक है।